हेलो बच्चों एंड नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का फर्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है द फ्रांस रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। जो फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है और जो नेशन का आइडिया होता है वो कैसे आता है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशनलिज्म राइज इन यूरोप। जो यूरोप था उसमें नेशनलिज्म कैसे उदय हुआ, कैसे उसका राइज हुआ। वॉट चेंज वर सीन, और जब ये नेशनलिज्म उदय हुआ तो वहाँ पे क्या क्या चेंजेस देखने को मिले। हाउ पीपल स्ट्रगल फॉर नेशनलिज्म, और जितने भी लोग थे वहाँ पे, जो भी जनता थी वहाँ की, कैसे स्ट्रगल करती है अपने कंट्री को नेशन कंट्री बनाने के लिए। और हाउ डिड डायनेस्टी रूल इन यूरोप, और जो डायनेस्टी रूल थी वो कैसे यूरोप से हटती है, कैसे उसे फिनिश किया जाता है। डायनेस्टी रूल वही जो राजा महाराजाओं का शासन था, उसे कैसे लोग हटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड नेशन स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, और जो नेशन स्टेट है यूरोप में वो कैसे अस्तित्व में आया। तो अगर आपको इन क्वेश्चन का आंसर अभी नहीं समझ में आ रहा है तो परेशान बिल्कुल भी मत होइए। इन सभी क्वेश्चन का आंसर मैं अपने अगले आने वाले वीडियो में आपको दे दूँगी और आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। तो आज हम चैप्टर को शुरू करते हैं, जिसका नाम है द फ्रांस रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन। तो हम इसमें देखते हैं कि पहले हुआ क्या। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विद द फ्रांस रिवॉल्यूशन इन 1789। तो फाइनली वो समय आ गया था जब फ्रांस एक नेशन कंट्री बन गया था। और वो कब बना था? 1789 में। तो 1789 में फ्रांस एक मोनार्कियल सिस्टम को हटाकर एक नेशन कंट्री बन गया था। और 1789 के पहले क्या था कि फ्रांस में राजा महाराजाओं का शासन था और जो आम जनता थी बहुत ही परेशान थी। और जैसे ही रिवॉल्यूशन होता है और 1789 का दौर आता है तो फिर फ्रांस से राजाओं का शासन उखाड़ कर फेंक दिया जाता है और फ्रांस पे कौन शासन करता है? वहाँ की आम जनता। और वहाँ की आम जनता फिर बहुत खुश हो जाती है और उनको अब लगने लगता है कि अब मोनार्कियल सिस्टम फिर से वापस नहीं आएगा। अब फाइनली फ्रांस तो आज़ाद हो गया और सभी लोग खुश भी हो गए कि चलो हमने रिवॉल्यूशन कर लिया और फाइनली अपने कंट्री को नेशन कंट्री बना दिया। मगर अभी भी एक चीज़ जो नहीं थी वो क्या थी? वो थी कि नेशन को लेके सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। लोगों में अभी भी नेशन को लेके प्रेम नहीं था, एक नेशन को लेके फीलिंग नहीं था। अब ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी होता क्या है? जैसे हम अपने इंडिया में देखते हैं, तो इंडिया में ये देखते हैं कि अगर जो बच्चे पढ़ने जाते हैं डेली, तो असेंबली में प्रेयर होता है और प्रेयर होने के बाद हम नारा लगाते हैं जैसे भारत माता की जय। तो एक हमें फीलिंग आती है कि वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, और इसी को बोलते हैं सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी। और जस्ट इसके अपोजिट फ्रांस में देखते हैं तो फ्रांस में तो आज़ादी मिल गई थी, पर अभी भी बहुत ऐसे लोग थे जिनको आज़ादी का, नेशन कंट्री का कुछ मतलब ही नहीं पता था। तो अब इसी आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे ऐसे काम किए गए ताकि सभी लोगों को ये फील होने लगे कि फाइनली हम एक नेशन कंट्री में एंट्री कर चुके हैं। तो पहला काम किया गया था द आइडिया ऑफ ला पैट्रियाई एंड ली सिटियन। जैसे हम यहाँ पे पृथ्वी को बोलते हैं भारत माता की जय, मतलब भारत माता की जय एक हम एक फील के साथ बोलते हैं, तो वैसे ही वहाँ पे ला पैट्रियाई बोला गया, मीन्स द फादरलैंड, और ली सिटियन द सिटीजन्स। वहाँ पे एक सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए ऐसे शब्द बोले गए। और फिर था पावर ट्रांसफ़र फॉर मोनार्की टू कॉमन सिटीजन्स, और जो भी पावर था वो मोनार्की से छीनकर कॉमन सिटीजन के हाथ में चला गया। न्यू फ्रेंच फ्लैग, और इसके बाद एक नया फ्लैग लिया गया फ्रांस के लिए जो 3 कलर में था। स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड एंड रीनेम्ड नेशनल असेंबली। हम देखते हैं क्लास 9th में हम पढ़े होंगे कि 3 स्टेट थे और तीनों स्टेट के स्टेट जनरल थे। ठीक है, तीनों स्टेट के स्टेट जनरल थे। तो
तो अभी क्या होता है, जब रिपब्लिकन गवर्नमेंट आती है तो स्टेट जनरल को हटाकर उसका दूसरा नाम बदल कर रख दिया जाता है, जिसका नाम क्या रहता है, नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, इसी का नाम बदल कर नेशनल असेंबली रखा गया। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी कंफ्यूजन होगा आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिएगा। उसके बाद है न्यू नेशनल एंथम कंपोज्ड एंड ओथ टेकन, और नए नए नेशनल एंथम कंपोज किए गए और कुछ शपथ भी लिया गया। मतलब ये सब क्यों किया जा रहा है फ्रांस में? फाइनली वो तो एक मतलब आज़ाद कंट्री बन चुकी है, तो ऐसा किया क्यों जा रहा है? बस वही सेंस कलेक्टिव आइडेंटिटी पैदा करने के लिए कि मतलब हम अब एक आज़ाद देश में रहते हैं और ये सभी के अंदर होना चाहिए, इसीलिए ऐसा काम किया गया। फिर है इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यू वर एबॉलिस्ड। तो इसको भी समझते हैं। जैसे देखते हैं कि ये फ्रांस है और इसमें ये स्टेट है, और इसमें जितने भी स्टेट हैं तो इसी फ्रांस के अंदर व्यापार ट्रेड वगैरह करने के लिए अलग अलग बैरियर लगाए गए थे, अलग अलग टेस्ट भी इम्पोज किए गए थे, ब्याज वगैरह बहुत अलग अलग और ज़्यादा लिया जाता था। तो इस कस्टम ड्यूटी को हटाया गया और यहाँ पे जो भी ड्यू था उसको भी एबॉलिश किया गया, मीन्स समाप्त किया गया। और फिर क्या था कि रीजनल डायलेक्ट वर डिस्करेज एंड फ्रेंच प्रमोटेड, और वहाँ पे जितने भी अलग अलग रीजन थे, तो उनके लैंग्वेज भी अलग अलग थे, तो उनको हटाकर फ्रेंच लैंग्वेज को ही प्रमोट किया गया, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर सभी लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलेंगे तो जो ये सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी है वो बहुत अच्छे से लोगों में प्रसारित होगी, और फ्रेंच लैंग्वेज को ही इन्होंने नेशनल लैंग्वेज कहा। उसके बाद देखते हैं फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी एंड आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड, और जो फ्रांस आर्मी होती है वो जो आइडिया होता है नेशनलिज्म का कि वो कैसे एक मोनार्की सिस्टम को हटाकर कैसे उन्होंने अपना जो स्टेट है उसको आज़ाद किया, अपने कंट्री को आज़ाद करके नेशन कंट्री बनाया, तो इन सभी बातों को वो अन्य देशों में भी फैलाने लगते हैं, मीन्स यूरोप में फैलाने लगते हैं, और हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड एंड इटली में भी ये सब वहाँ के जो आर्मी होते हैं, फ्रांस आर्मी जाके इन बातों को फैलाने लगते हैं कि हम एक नेशन कंट्री बन गए हैं। उसके बाद यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र एंड एडॉप्टेड। क्या होता है देखिए, जैसे इसी में समझते हैं कि यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेज़र वाज एडॉप्टेड। वेट और मेज़रमेंट को भी लेके बहुत कॉन्फ्लिक्ट था। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं कि 1 मीटर कपड़ा है, तो अगर हम इस स्टेट में ये तो फ्रांस ही है और ये इसका स्टेट है, तो अगर इस स्टेट से लेते हैं तो इतना लंबा मिलेगा, और अगर दूसरे स्टेट से लेंगे तो छोटा मिलेगा, यहाँ से लेंगे तो और छोटा मिलेगा, यहाँ से लेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा मिलेगा। तो इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण लोग बहुत परेशान रहते थे। हालांकि उन्हें 1 मीटर कपड़ा ही लेना है, पर अलग अलग स्टेट में उसकी लंबाई अलग अलग थी। और मेज़र का क्या था, जैसे 1 किलो चीनी लेना है हमें, तो 1 किलो चीनी फ्रांस में इस स्टेट में इतना सा मिलेगा, दूसरे स्टेट में इतना मिलेगा, तीसरे स्टेट में थोड़ा सा मिलेगा, और चौथे स्टेट में बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इससे भी बहुत लोग परेशान थे, तो इन दोनों को ख़त्म करके एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया। उसके बाद देखते हैं कि जो फ्रांस का जो स्ट्रगल था वो था कैसे। वो स्टार्ट ऐसे हुआ कि पहले वहाँ पे लुईस 16 रूल करता था, मीन्स मोनार्कियल स्टेट था। फ्रांस एक राजा महाराजाओं का शासन था। उसके बाद वहाँ पे रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आई। फिर रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को जैकोबिन क्लब ने हटाया। क्लास 9 में जैकोबिन क्लब के बारे में आप अच्छे से पढ़े होंगे, अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं फिर से इसे पढ़ा दूँगी। फिर उसके बाद आया डायरेक्टरी को कौन ओवरथ्रोन करता है, तो डायरेक्टरी को ओवरथ्रोन करता है नेपोलियन।
नेपोलियन डायरेक्टरी को पूरी तरीके से ओवरथ्रोन कर देता है और फिर से फ्रांस में आकर यहाँ पे राज करता है। और इसने कुछ इम्प्लीमेंट भी किए जिससे लोग बहुत ज़्यादा ही खुश हुए कि चलो कम से कम ये तो अच्छी बात हुई कि नेपोलियन कुछ अच्छा कर रहा है, कुछ अच्छे अच्छे काम किए इसने। पर कुछ समय बाद क्या हुआ कि लोग इससे बहुत परेशान होने लगे, इसका कुछ टैक्स वगैरह ज़्यादा लगाने लगा। तो ये जितनी भी सारी बातें हैं इम्पॉर्टेंट हैं बहुत ही ज़्यादा क्लास 10th के लिए। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। मैं वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।